जैन साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि कर्मचारी साथी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर गणना फार्म किस प्रकार से भरेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको IFMS पोर्टल पर जाकर अपनी वार्षिक वेतन पर्ची डाउनलोड कर लेनी है और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके बाद आपको बाज़ार से ये आयकर गणना फार्म क्रय कर लेना है। सबसे पहले चलते हैं हम इसके दूसरे भाग पर, जहां पर आपको जो है अपना वेतन विवरण भरना है। साथ ही इस वेतन विवरण को आपको जो आपकी वार्षिक वेतन पर्ची है उससे देखकर भरना है। इसमें पहला कॉलम दिया हुआ है माह का, दूसरा है वेतन का। तो जो वार्षिक वेतन पर्ची है उसमें जो मार्च माह की वेतन है जो आपको अप्रैल माह में प्राप्त हुई है उसका मूल वेतन आपको यहाँ पर भर देना है। दूसरा कॉलम है ग्रेड पे का। 7वें वेतनमान में ग्रेड पे की व्यवस्था बंद कर दी गई है, इसलिए आपको यहाँ पर निरंक कर देना है। इसके बाद अगला कॉलम है DA का, अर्थात महंगाई भत्ते का। तो जो आपको महंगाई भत्ता उस माह में प्राप्त हुआ है वह आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है HRA। तो जो आपको HRA या गृह भाड़ा प्राप्त हुआ है वह यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद इन तीनों का जोड़ आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद अगला कॉलम है GPF या NPS का। जो पुराने कर्मचारी हैं जो उनका GPF यहाँ पर कटा हुआ है वह यहाँ पर भर देंगे, और जो नए कर्मचारी हैं जिनका NPS कटता है वह यहाँ पर आप अपना NPS भर देंगे। इसके बाद है GIS या जो समूह बीमा का 200 रुपये पर मंथ कटता है या जो भी आपका कटता हो वह यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है प्रोफेशनल टैक्स, ये आपको यहाँ पर 208 रुपये भर देना है। और इस प्रकार से इस टोटल वेतन में से ये तीनों माइनस करके, या कहें जो आपको नेट पेमेंट प्राप्त होता है या कुल वेतन प्राप्त होता है खाते में, वह यहाँ पर भर देना है। साथ ही इस प्रकार से आपको वार्षिक वेतन पर्ची से देखकर प्रत्येक माह का विवरण यहाँ पर भर देना है। साथ ही मार्च माह में ध्यान रखना है कि जो प्रोफेशनल टैक्स है आपको यहाँ पर 208 रुपये की जगह 212 रुपये भरेंगे, तभी इसका जोड़ टोटल 2500 रुपये होगा। जब आप यहाँ 212 रुपये भरेंगे तो आपको मार्च के वेतन में 4 रुपये कम करके भर देना है। चूँकि मार्च की वेतन अभी आपको प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए स्वतः आपको इसको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद यदि कोई आपको एरियस प्राप्त हुआ है तो उस एरियस को 3 जगह भरना है। पहला भरना है मूल वेतन की जगह, दूसरा कुल वेतन की जगह, और तीसरा भरना है जो आपको नेट पेमेंट प्राप्त हुआ है उसकी जगह एरियस भर देना है। इसके बाद इनका जो जोड़ है आपको सावधानीपूर्वक जोड़ भर देना है। इसके बाद टोटल जोड़ इस प्रकार से हम भर देंगे, और आपको ध्यान देना है कि जो इन तीनों का जोड़ है इतना आना चाहिए, उसमें एरियस भी शामिल है। और इसके बाद जो GPF कटौती का जोड़ है यहाँ भर देंगे, GIS का यहाँ भर देंगे, प्रोफेशनल टैक्स का यहाँ भर देंगे, और इस प्रकार से जो टोटल वेतन है इनमें से इन तीनों को माइनस करेंगे और हमें इतना प्राप्त हो जाना चाहिए। यह आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना है। तो साथियों, आपने देखा कि हमारी जो टोटल वेतन है एरियस सहित कुल 7,28,812 रुपये होती है। साथियों, अब चलते हैं इस आयकर पत्रक के पहले पेज पर। साथियों, सबसे पहले आपको इस आयकर पत्रक के ऊपर अपनी कोषालय ID भर देनी है। इसके बाद कॉलम है कर्मचारी का नाम, तो आपको अपना नाम यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है पद, तो जिस पद पर आपकी पदस्थापना है वह यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद है स्थायी लेखा संख्या या पैन कार्ड, तो साथियों आपको 10 अंक का पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है कार्यालय का नाम, तो जिस कार्यालय में आपकी पदस्थापना है उस कार्यालय का नाम आपको यहाँ भर देना है। इसके बाद है स्थायी पता, तो आपको अपना स्थायी पता यहाँ भर देना है। इसके बाद है आधार कार्ड संख्या, तो आपको अपने 12 अंक की आधार कार्ड संख्या यहाँ पर भर देनी है। साथ इसके बाद हमें जो है यहाँ पर वेतन
महंगाई भत्ता, HRA तीनों का जोड़ यहाँ पर भरना है और जो एरियस है उसको यहाँ पर भरना है और इन दोनों का जोड़ करके यहाँ पर लिख देना है। जैसा कि आपने पीछे भाग में देखा कि जो आपका टोटल वेतन है, एरियस को बगैर जोड़े उसको जोड़ लेना है, फिर एरियस आपको लिखना है और एरियस समेत टोटल वेतन आपने देखा था कि 7,28,812 रुपये होता था, उसको हमें यहाँ पर भर देना है। तो आपने देखा कि हमारी जो 12 माह हैं उनका टोटल वेतन इतना होता है और कुल एरियस इतना होता है। इस प्रकार से हमने 7,28,812 रुपये यहाँ पर भर दिया। इसके बाद है घटाओ मकान किराया भत्ता। जो आपका टोटल HRA है 12 माह का, उसको जोड़कर यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है स्टैंडर्ड डिडक्शन या वैधानिक छूट, ये सबको 50,000 रुपये भर देनी है। इसके बाद है वृत्ति कर। तो जो आपका वृत्ति कर है 12 माह का, वह टोटल 2500 रुपये होता है, वह यहाँ पर भर देना है। इसके बाद इन तीनों का जोड़ करके आपको यहाँ पर भर देना है। अब जो है आपको इस वेतन में से जो टोटल ये डिडक्शन है इसको माइनस कर देना है और जितना माइनस करने पर या घटाने पर आए उसको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद अगला कॉलम है मकान संपत्ति से आय। यदि आपने कोई मकान किराए से दे रखा है और वैधानिक किरायानामा उसका आपने बनवाया है तो आपको यहाँ पर वह आय भरना है, अन्यथा निरंक छोड़ देना है। इसके बाद है राष्ट्रीय बचत पत्र की आय या बैंक बचत या फिक्स डिपॉजिट की जो आय है वह यहाँ पर आपको भर देना है, अन्यथा छोड़ देना है। और यदि कोई आपकी आय है तो यहाँ पर भरना है। फिर इसके बाद इन तीनों का टोटल करके आपको यहाँ पर भर देना है। तो आपने देखा कि हमारी यहाँ पर टोटल आय हुई 6,70,840 रुपये। इसके बाद अगला है घटाओ गृह निर्माण पर ब्याज। यदि आपने होम लोन ले रखा है तो जो उस पर ब्याज देते हैं वह यहाँ पर माइनस कर देना है, अन्यथा छोड़ देना है। और इस प्रकार से आपको सब माइनस करने के बाद जितनी आय आपको यहाँ पर प्राप्त होती है वह भर देना है। इसके बाद इस फार्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कटौतियाँ धारा 80C। सबसे पहला है सामान्य भविष्य निधि या GPF। तो जो पुराने कर्मचारी हैं वहाँ वो लोग जो हैं अपना GPF यहाँ पर भर सकते हैं। जो नए कर्मचारी हैं वो लोग भी अपना NPS यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद है समूह बीमा योजना या परिवार कल्याण बीमा योजना। जो आपका 200 रुपये पर मंथ कट रहा है तो 12 माह का कुल 2400 रुपये हुआ, वह यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है राष्ट्रीय बचत पत्र या NSC कोई आपने किराया कर रखी है तो वह आपको यहाँ पर भर देना है, अन्यथा छोड़ देना है। इसके बाद है बीमा प्रीमियम। यदि आपने अपने बच्चों का या पति पत्नी का बीमा करवा रखा है तो वह आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है पब्लिक प्रोविडेंट फंड या सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड। आपने कोई PPF अकाउंट बैंक में खुलवा रखा है तो जो राशि आपने उसमें जमा की है वह यहाँ पर भर देनी है, अन्यथा छोड़ देना है। इसके बाद है राष्ट्रीय बचत पत्र पर उपार्जित ब्याज। यदि आपने कोई NSC खरीद रखी है उस पर कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ है वह यहाँ भरना है, अन्यथा छोड़ देना है। अगला है गृह निर्माण हेतु ऋण की किस्त। यदि आपने होम लोन ले रखा है और कोई किस्त देते हैं तो यहाँ पर भरना है, अन्यथा छोड़ देना है। इसके बाद है 2 बच्चों की शिक्षा पर ट्यूशन फीस। तो अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी जो ट्यूशन फीस है वह आपको यहाँ पर भरना है। ध्यान देना है ट्यूशन फीस में केवल ट्यूशन फीस ही यहाँ पर भरी जाती है। जो अन्य फीस से जो प्रवेश शुल्क वगैरह है या कंप्यूटर फीस वगैरह जो अन्य फीसें लेते हैं स्कूल वाले, वह यहाँ पर उसमें ऐड नहीं होंगी। इसके बाद है अन्य। यदि आपने कोई सुकन्या योजना वगैरह ले रखी हैं तो वह यहाँ पर आपको भर देना है। जितनी राशि जमा की है सुकन्या में वह यहाँ पर भर देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। तो साथ इस प्रकार से जो टोटल आपने व्यय किया है या सेविंग की है वह यहाँ पर भर देना है और इनका सबका जोड़ करके आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद
अब चलते हैं भाग बी पर। धारा 80 से 80 यू के तहत छूटें। पहला है धारा 80 टी ए के तहत बचत खाता पर ब्याज छूट, बचत खाता के ब्याज पर छूट। इसमें आप अधिकतम 10,000 रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगला है वरिष्ठ नागरिकों को बैंक ब्याज में छूट। यह कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है, इसलिए इसको छोड़ देना है। अगला है धारा 80 CC D1B के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना या NPS, इसके लिए अधिकतम सीमा दी गई है 50,000 रुपये। अर्थात जो कर्मचारियों का NPS कटौती होती है, जैसे कि हमारी कुल कटौती हुई है 69,412 रुपये, और चूंकि 50,000 रुपये से ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हमने डैश करके यहाँ 50,000 रुपये भर दिया है। कर्मचारी साथी इसको दो भागों में भर सकते हैं, जैसे कि हमने 50,000 रुपये यहाँ पर भर दिया है और शेष बचे 19,412 रुपये, तो आप 19,412 रुपये यहाँ पर अर्थात GPF की जगह भर सकते हैं और छूट का लाभ ले सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि जो भाग ए है उसमें आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की ही छूट ले सकते हैं, इससे अधिक छूट आप यहाँ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है चिकित्सा बीमा प्रीमियम। यदि आपने कोई चिकित्सा बीमा ले रखा है तो अधिकतम 25,000 रुपये तक की छूट आप यहाँ ले सकते हैं। इसके बाद है आश्रित के विकलांग होने पर, या कोई बालक बालिका आपका विकलांग है तो आप 75,000 रुपये की छूट ले सकते हैं, या 80% से अधिक विकलांग है तो आप 1,25,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। इसके बाद है धारा 80 DDB के तहत स्वयं या आश्रित के बीमारियों हेतु या इलाज हेतु छूट। इसके तहत आप जो है 40,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। अगला है धारा 80 के तहत उच्च शिक्षा के ऋण पर ब्याज। यदि आपका कोई बालक बालिका उच्च शिक्षा ले रहा है और आपने कोई ऋण ले रखा है तो उस पर जो ब्याज का भुगतान करते हैं उस पर छूट आप ले सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की सीमा को नहीं रखा गया है, अर्थात कितनी भी छूट आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगला है दान। यदि आप कोई डोनेशन दिया है, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष है, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है, तो आप जो है धारा 80G के तहत दान में छूट ले सकते हैं। इसके लिए भी किसी सीमा का बंधन नहीं रखा गया है। इसके बाद है कर्मचारी के स्वयं विकलांग होने पर धारा 80U के तहत 75,000 रुपये की छूट मिलेगी, और यदि कर्मचारी 80% से अधिक विकलांग है तो उसको 1,25,000 रुपये तक की छूट यहाँ मिल सकती है। और इस प्रकार से आपको भाग बी में जितनी छूटें मिलती हैं उनका टोटल आपको यहाँ पर भर देना है। तो साथियों, आपने देखा कि हमें जो है पहले भाग में 1,29,168 रुपये की छूट मिली थी और दूसरे भाग में टोटल 50,000 रुपये की। इस प्रकार से हमने दोनों का टोटल यहाँ पर 1,79,168 रुपये भर दिया है। इसको जो है, जो आपकी कुल वेतन थी यहाँ 6,70,840 रुपये, इसमें से माइनस करके आपको यहाँ पर भर देना है। तो आपने देखा कि हमारी कर योग्य शुद्ध आय 4,91,672 रुपये प्राप्त हुई है। अब चलते हैं दूसरे पेज पर। टोटल 5 लाख से कम है, इसलिए आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि 2.5 लाख तक पर कोई छूट नहीं है, अर्थात 4,91,672 में हम 2.5 लाख माइनस करेंगे और जितना आएगा उसका हम 5% यहाँ पर भर देंगे। ये आता है 12,84,084 रुपये। और इसके बाद है यदि 5 लाख से ज़्यादा आय है तो आपको यहाँ पर 20% टैक्स देना होगा, और 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% देना होगा। चूँकि हमने या हमारी आय जो है 5 लाख से कम है तो इसका हमने 2.5 लाख माइनस करने के बाद 5% निकाला तो इतना आया। इसके बाद आपको इन तीनों का जोड़ करके यहाँ भर देना है। इसके बाद दिया है लेस 12,500 रुपये। आपको यहाँ पर ये राशि माइनस कर देनी है, अर्थात आप जो हैं अगर यदि आपकी आय 5 लाख से कम है तो आप 12,500 तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि हमारी आय 5 लाख से कम है तो हमने
इतनी ही छूट यहाँ पर माइनस कर दी। तो इस प्रकार से जो हमारा टैक्स है 0 हो गया, अर्थात निल हो गया। तो इस प्रकार से आपको इस आय पर कोई टैक्स नहीं भरना है और आपको यहाँ हर जगह निल या डैश कर देना है। साथियों, अब देखते हैं यदि आपकी आय 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो तो इस फार्म को किस प्रकार से भरेंगे। जैसे कि दिया गया है कि मान लो टोटल सब गणना करने के बाद कर योग्य शुद्ध आय 5,37,500 रुपये प्राप्त होती है। तो आपको 12,500 रुपये यहाँ पर भरना ही भरना है। अर्थात यदि आपकी आय 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 5% यहाँ पर 2.5 लाख का भर देना है। अब जो है आपने देखा कि इसके बाद 37,500 रुपये बचे, तो 37,500 रुपये का 20% आपको यहाँ पर 7,500 रुपये आएगा, उसको भर देना है। इस प्रकार से आपने देखा कि 12,500 रुपये ये और 7,500 रुपये ये, आपका टोटल हो गया 20,000 रुपये। ये आपको टैक्स देना है। इसके बाद जो टैक्स आया है 20,000 रुपये, ध्यान दें कि अब आपको यहाँ जो 12,500 की छूट मिलती थी वह यहाँ पर नहीं मिलेगी। वह कब मिलती है, जब आपकी यहाँ पर आय 5 लाख रुपए से कम हो तब आपको वह छूट मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। तो साथ इस प्रकार से आपको यहाँ पर डैश करना है और यहाँ पर आपको 20,000 रुपये भर देना है। इसके बाद आपको भरना है 4% शिक्षा या चिकित्सा उपकर। तो जो 20,000 रुपये है इसका 4% आपको निकाल कर भर लेना है। तो आपको इसका 4% 800 रुपये आएगा, उसको यहाँ पर भर देना है। इस प्रकार से 20,000 रुपये ये और 800 रुपये ये, कुल आयकर हो गया 20,800 रुपये। तो आपको जो है आगे डैश करके यहाँ पर 20,800 रुपये भर देना है। और जो ये कॉलम है, ये कॉलम वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, इसमें आपको नील कर देना है या डैश कर देना है। तो साथ ही इस प्रकार से जो आपको कुल टैक्स है 20,800 रुपये देना होगा। अर्थात साथियों, यदि आपकी आय यहाँ पर 5 लाख रुपए से 1 रुपये भी ज़्यादा होती है तो आपको टैक्स लगेगा, और आपकी आय यहाँ पर 1 रुपये भी कम है 5 लाख रुपए से तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम, अपना हस्ताक्षर और अपनी कर्मचारी की यूनिक आईडी इत्यादि लिख देना है। तो साथियों, विश्वास है कि आपको ये इनकम टैक्स फार्म भरना आ गया होगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने कर्मचारी साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें।